मेरा नाम अवनी है। मैं बेहद हसीन लड़की थी। मैं इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे अपने हाथों से तरस तरस कर बनाया है। मुझे देखने वाला अपना दिल थाम कर रह जाता था। जितनी ही मैं खूबसूरत थी, उतनी ही खूबसूरत चीज़ मुझे पसंद थी। मुझे बंदी बदसूरत चीज़ों से नफरत थी। बदसूरत चीज़ों की तरफ मैं आँख उठाकर भी नहीं देखती थी। मुझे अपने हुस्न पर घमंड भी बहुत था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। मेरी उम्र अभी 20 साल की थी कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता भी देख लिया। हमारी फैमिली में शादी से पहले लड़की अपने होने वाले पति को देख नहीं सकती थी। मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त ने करवाई थी। उनके दूर के जानने वाले लोग थे। पापा के दोस्त ने पापा को विश्वास दिलाया था कि बहुत ही अच्छे खाते पीते लोग हैं, तुम्हारी बेटी राज करेगी वहाँ पर। और पापा को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था और मुझे भी तो पापा के दोस्त पर पूरा विश्वास था। वह मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह चाहते थे। मंगनी की रस्म करने मेरे सास ससुर और छोटा देवर आया था। अपने देवर को देखकर कुछ पल तो मैं उसे देखती ही रह गई थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत और डेल डॉल का भी अच्छा था। ऐसा गठीला नौजवान मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। कुछ पल के लिए तो मैं उसकी नज़रें ही नहीं हटा पाई थी। ये देवर पीयूष की उम्र लगभग 15 साल थी, लेकिन अपने डील डॉल की वजह से उम्र में 18-20 का लगता था। उसकी खूबसूरती और गठीला शरीर देखकर मुझे लगा कि निकुंज भी ऐसे ही होंगे। अब तो मेरे अंदर निकुंज को देखने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं रोज़ अपने ख्यालों में निकुंज को खूबसूरत, स्मार्ट और गठीला नौजवान देखती, जैसे कि उसका छोटा भाई पीयूष था। हसीन और दिलकश और मर्दागी से भरपूर 2 महीने में निकुंज के बारे में किसी शहजादे का ख्याल करके गुजरे थे। मैं अपने गांव की पहली दुल्हन थी जिसने अपने विदाई पर एक आंसू भी नहीं बहाया था। मुझे तो अपने पति को देखने का, उससे बातें करने का इंतजार था और आज तो मेरा इंतजार खत्म होने वाला था। मेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी। जब मेरे पति की एक कज़न मुझे निकुंज के कमरे में बैठा कर गई तो वो मुझे देखकर कहने लगी कि आज तो भाई जरूर अपने होश खो बैठेगा। कैसी चांद सी दुल्हन है। उसकी अपने लिए तारीफ सुनकर मैं शर्म से नजर झुका गई। वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। मुझे बस निकुंज के कमरे में आने का इंतजार था। मेरी बेताबियत चरम पर थी। एक एक पल इंतजार का गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। 1 घंटे बाद निकुंज मेरे कमरे में आए। मैं घूंघट निकाले बैठी थी। दिल की धड़कनों का यह हाल था कि ऐसा लग रहा था दिल अभी सीने से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे निकुंज मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, कुछ पल के लिए तो वह कुछ भी ना बोले। फिर कहने लगे, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम तो बहुत हसीन हो। मेरा दिल किसी जिद्दी बच्ची की तरह निकुंज को देखने के लिए मचल रहा था। लेकिन शर्म में भी कोई चीज़ होती है। मैं पहली रात ही दुल्हन थी, यूँ बेशर्मों की तरह से अपने पति को नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब मेरी गोरी कलाई एक सांवली रंगत वाले हाथ ने पकड़ी। मेरा दिल धक से रह गया। सारी शर्म लिहाज एक तरफ रखकर मैं जल्दी से निकुंज की तरफ नजरें उठाई थी। मेरी नज़र उस चेहरे पर पड़ी जो मेरा पति था। मैं हक्का बक्का उससे देखते रह गई। वह गहरी सांवली रंगत का नौजवान था। भद्दे से नैन नक्श बिल्कुल भी खूबसूरत ना था, बल्कि उन नौजवानों में से था जिन्हें देखकर मैं नफरत से अपना रास्ता बदल जाती थी। मैंने फौरन से अपनी आंखें बंद कर दी। मैं एक झुरझुरी से लेकर रह गई थी। मैं भला कैसे उसके साथ जिंदगी गुजार सकती थी जिसे 2 मिनट भी देखना मुझे गवारा नहीं था। ऐसे भद्दे शकले के लड़कों को देखकर मैं अपना मुंह फेर लिया करती थी। मुझ जैसी हुस्न परस्त लड़की के लिए यह बात कोई मामूली सी बात ना थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। मेरा बर्दाश्त शायद मेरे बस की बात ना थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस इंसान की संगत का सोचकर मुझे रोने आने लगा था। मुझे यूँ आंसू बहाता देखकर निकुंज ने मुझे मेरे रोने की वजह पूछी। मैं क्या कहती कि आप मुझे पसंद नहीं है। मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही है। मैं बस इतना कहा कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। वह मेरी बात सुनकर चिंतित हो गया था। मुझे सर दर्द की दवा दे दी। यह रात मेरे लिए कांटों भरी रात थी। ऐसे इंसान को जिसे मैं देखना भी गवारा नहीं कर सकती थी, उसके साथ शादी जैसा बंधन निभाना था। मुझे एक रात में ही बड़ी आजमाइश लगा था। निकुंज ने अपनी काली बाहों के घेरे में मुझे भर लिया था, लेकिन मेरा पूरा शरीर बेजान सा लग रहा था। मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं थी। निकुंज ने इसे मेरी शर्म समझा था। सुबह वह इंसान बड़ा खुश और तरोताज़ा था। उसने एक हसीन लड़की को पाया था, लेकिन मैं
मुझे तो खुद से भी घिन आने लगी थी। ऐसे मर्दों को मैं कभी देख भी लेती थी तो नफरत से थूकने लगती थी कि आखिर ऐसे मर्दों के साथ भला कोई लड़की कैसे ज़िंदगी गुजार सकती है। मुझे लगा मेरे अंदर बैठी अना की देवी मुझ पर हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है और कह रही है, अवनी तुम्हें तो अपने हुस्न पर बड़ा घमंड था। तुमने तो कभी काले रंग के कपड़े भी अपने शरीर पर नहीं रखे थे क्योंकि वह काले होते थे। तुम्हें तो बदसूरत बच्चे तक पसंद ना थे। ऐसे बच्चों को देखकर तुमसे दूर भागती थी और आज तुमने एक ऐसे इंसान के साथ रात गुजारी है जो काला है और बहुत ही भद्दा है। तुम्हारे बच्चे भी तो ऐसे ही होंगे। मैंने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। आंखों से बेबी के आंसू छलकने लगे। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। भले ही वहाँ मेरे लिए कोई गरीब लड़का ढूंढते, लेकिन कम से कम मेरे जोड़े का तो होता। उन्होंने सिर्फ मेरी खुशियाँ पैसों में देखी थी, लेकिन पैसों से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। इंसान के दिल का चैन भी कोई चीज़ होता है। मेरे दिल का चैन तो एक रात में ही लुट चुका था। मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन मेरी तड़प किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। निकुंज तैयार होकर मेरे पास आए और कहने लगा, चलो बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं उसके साथ मरे मरे से कदम उठाती हुई बाहर डाइनिंग टेबल तक आई थी। सामने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते निकुंज के छोटे भाई पीयूष को देखकर मेरा जी जल रहा था। मैंने तो उसी को देखकर निकुंज का नक्शा खींचा था, लेकिन उसमें और निकुंज में जमीन आसमान का अंतर था। मेरी सास मुझे प्यार करने लगी। मेरे पति की कजिन मुझे छेड़छाड़ करती रही, लेकिन मैं ऐसी थी जैसे कोई पत्थर बन गई हूँ। सारे सपने मेरे एक ही रात में चकनाचूर होकर मेरी आंखों में किरचियों की तरह चुभने लगे। फिर मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। मेरा पति सुबह ही खेतों पर चला जाता था और जब वापस आता तो कपड़े कीचड़ और खास से भरे होते। उसे देखकर मेरा जी घबराने लगता था। मैं बहुत ही सफाई पसंद थी, इसलिए मुझे वह एक आँख नहीं भाता था। हमारे घर पुराने तरीके का बना हुआ था, लेकिन था बहुत बड़ा। उसकी पिछली तरफ नीचे को सीढ़ियाँ उतरती थीं। पीछे एक तहखाना बना हुआ था, लेकिन उस तहखाने का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। हर समय बंद पड़ा रहता था। कुछ काट कबाड़ उसमें पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जाया करता था। मैं जब अपने देवर पीयूष को देखती तो मुझे अपना पति और भी ज़्यादा बदसूरत लगने लगता। पीयूष स्कूल में पढ़ता था और 10वीं क्लास में था। स्कूल से वापस आता तो मैं उसके लिए यूँ खाना लाती जैसे यहाँ मेरी ही जिम्मेदारी हो, और जब शाम को निकुंज घर लौटता तो मुझे उसकी परवाह ही नहीं होती थी। वह भूखा है या नहीं, मैं सर बांधकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती और उसे कहती कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी कोशिश यही होती कि वह मेरे साथ कम से कम वक्त गुजारा करे। पीयूष मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मेरे लिए वह कुछ और ही अहमियत रखने लगा था। मेरे दिल की धड़कन उसके लिए बदलने लगी थी, लेकिन पीयूष मेरे दिल की हालत से बेखबर था। हमारे गांव में यह रस्म थी कि पति के साथ कोई हादसा पेश आ जाए या पति मर जाए तो उसकी पत्नी की शादी छोटे देवर से कर दी जाती थी। मैं शायद पहली पत्नी होगी जो अपने पति के मरने की दुआएं करती थी। बस किसी तरह से मेरी जान छूट जाए और मेरी शादी मेरे देवर से हो जाए। मेरा देवर जब गर्मी में स्कूल से आता तो मैं उसे अपने कमरे में ले जाती। मेरे कमरे में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कूलर था। मैं अपने देवर से कहती कि तुम यहाँ सो जाओ, आराम कर लो, मैं तो किचन में ही काम कर रही हूँ। दिन भर मेरा कमरा खाली ही रहता है। वह मेरी बात मान लेता और मेरे ही कमरे में सो जाता। मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी से निपटाती और अपने कमरे में आ जाती और उसके पास बैठ जाती। कई कई घंटे तक उसका चेहरा देखती रहती। वह गहरी नींद में सो रहा होता था। उसे खबर भी ना होती थी कि मैं उसके करीब हूँ। पहले तो बस मुझे पीयूष को देखने की इच्छा होती थी, लेकिन अब मेरी इच्छा होती कि मैं उसको छूकर देखूं। मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पीयूष ऐसा ही था जैसे कि मैं अपने लिए अपने पति को ख्यालों में सोचा था। वह गहरी नींद सो रहा था जब मैं उसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथ से छूना शुरू कर दिया। मेरे हाथ का स्पर्श पाकर उसकी नींद खुल गई थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, मुझे अपने इतने करीब देखकर घबराकर उठ बैठा। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, तुम क्यों मुझसे घबरा रहे हो? मेरी बात सुनकर उसकी बदहवासी कुछ कम हुई थी। कहने लगा, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे यूँ छुए। तो वह मेरे कमरे से उठकर बाहर चला गया, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। बहाने बहाने से उसका हाथ पकड़ लेती, उससे गले लग जाती और कहती कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे लगते हो। मुझे अपने छोटे भाई की याद आ रही है, इसलिए तुम्हारे गले लग गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? पीयूष को मेरी इतनी नज़दीकियाँ
शायद उसकी होश उड़ने लगी थी। अब वह मुझसे घबराने लगा था। जब भी मैं उसके पास जाने लगती वह कतरा कर निकल जाता, लेकिन अब मुझे उसकी नज़दीकियों की इच्छा होने लगी थी। लेकिन सारी समस्या निकुंज की थी। ना वह बीमार होता था और ना ही मरता था। मैंने तो उसके मर जाने के लिए जादू टोने भी करना शुरू कर दिए थे, लेकिन वह ना मरता था ना मेरी जान छोड़ता था। कहता था, तुम चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो चुका हूँ। उसके काले हाथ जब मेरे चेहरे को छूते तो मैं नफरत से उन्हें झटक देती। मैं कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे दूर रहने के बहाने ढूंढती थी। लेकिन एक बार जब मैं अपनी सास को यहाँ कहते सुना कि उन्हें पीयूष के लिए अपनी सहेली की बेटी बहुत पसंद है और वह जल्द ही पीयूष की शादी अपनी सहेली की बेटी रिया से कर देंगे और 3-4 साल में ही उसे बहू बनाकर घर ले आएंगे, तो मेरी बेचैनी चरम सीमा पर थी। यह बात मेरी सास ने खाने के दौरान कही थी। अचानक ही मेरी नज़र मेरे देवर पीयूष की तरफ उठी थी। वह यूँ शर्माया जैसे वह भी उस लड़की को पसंद करता हो। पीयूष की आंखों में उस लड़की की पसंदीदगी को देखकर मेरे अंदर तो एक आग सी लग गई थी। मैं कुछ भी सहन कर सकती थी, लेकिन पीयूष को किसी और का होते नहीं दे सकती थी। पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी थी। मेरे अंदर उठते नफरत के तूफान ने मुझे ऐसे काम के लिए उकसाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन पीयूष को पाने का मेरे पास बस यही एक तरीका था। मैंने रात को निकुंज को जगाए रखा और उसे इधर उधर की बातें करती रही। वह मेरे बदले हुए व्यवहार पर बहुत खुश था। कहने लगा, रोज़ तो तुम्हें सोने की जल्दी होती है, मुझसे बात तक नहीं करती, आज कैसे इतनी देर तक जाग रही हो और मुझसे बातें भी कर रही हो। वह बेहद खुश नजर आ रहा था कि मैं उसे समय दिया। मैंने कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैं उसके लिए गाजर का हलवा बनाया था और उसमें जहर डाल दिया था। मैंने वह हलवा निकुंज को खिला दिया और फिर कहा कि निकुंज, मुझे कमरे में घुटन हो रही है, हम दोनों बाहर चलते हैं, खुले माहौल में चहल कदमी करते हैं। निकुंज तो मेरे इतने अच्छे रवैये पर हैरान था, मेरे साथ बाहर आ गया। चहल कदमी करते करते मैं उसे घर की पिछली तरफ ले आई, फिर उसे तहखाने के पास ले आई। मैंने कहा, उस तहखाने में क्या है निकुंज? तो निकुंज कहने लगा, कुछ नहीं, घर का बेकार सामान है। मैंने कहा, मैंने आज तक कभी तहखाना नहीं देखा, मुझे अभी यहाँ तहखाना देखना है। निकुंज कहने लगा, यह भी कोई देखने की चीज़ है? मैंने कहा, मुझे देखना है। निकुंज ने मेरी जिद पर तहखाने का दरवाज़ा खोल दिया और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वह कहने लगा, वापस कमरे में चलते हैं ना जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने जल्दी से उसे अंदर की तरफ धक्का दे दिया। वह ज़मीन पर गिरा था। वह इस बात के लिए तैयार ना था। वह जोर से ज़मीन पर जाकर गिरा था। उसका सर फर्श पर लगा था। जहर अपना असर कर चुका था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह बुरी तरह से खांसने लगा। अपना गला पकड़कर कहने लगा, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है। मैंने कहा, इसलिए कि मैं तुम्हें जहर दिया है। मुझे तुमसे नफरत है। मेरे घर वालों ने तुम में ना जाने क्या देखा और मेरी शादी कर दी। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम जैसे बदसूरत इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारूं। अब वह हिल डुल भी नहीं रहा था, वह मर चुका था। मैं उसकी लाश वही छोड़कर उस तहखाने से बाहर निकल आई। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और सब लोग उस समय सो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे अपनी इस घटिया और शर्मनाक हरकत पर जरा भी अफसोस नहीं था। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे लगा मेरे सर से एक बोझ उतर गया है। अगले दिन जब मेरी सास ने निकुंज के बारे में पूछा तो मैंने कहा, रात को उनकी किसी दोस्त का फ़ोन आया था। वह मुझे कहने लगा, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम आराम करो। मेरी सास कहने लगी, आज तक तो वह कभी यूँ आधी रात बाहर नहीं गया। मैंने तो कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात सुनकर मेरी सास चुप हो गई और बाहर चली गई। हमारे गाँव में एक नहर थी जहाँ आए दिन किसी न किसी के डूब के मरने की खबर आती रहती थी। इत्तेफाक था, यह खबर वहाँ से भी आ गई कि नहर से किसी आदमी की लाश मिली है, लेकिन उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। जो कपड़े उस इंसान ने पहने थे, मैंने जब उसे देखा तो कह दिया कि यह तो निकुंज ही है। इस तरह निकुंज की मौत की खबर पर घर में कोहराम सा मच गया था। सब रो रहे थे और मैं रोने का ड्रामा कर रही थी। सबको लग रहा था कि मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे बहुत बड़ा बोझ सरक गया था। मैं शोक मनाने के लिए कमरे में बैठ गई। मेरी सास की बहुत बुरी हालत थी। बेटे का गम उनसे सह नहीं हो रहा था। वह बार बार बेहोश होकर गिर जाते। अब पीयूष पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसने अब पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उसे निकुंज का भी बहुत दुख था। बहुत से लोगों का यह भी ख्याल था कि निकुंज का इंतजार कर लेना चाहिए,
मैं जानबूझकर पीयूष को देखकर रोने लगती, निकुंज को याद करने लगती ताकि उसकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। वह मुझे तसल्ली देता कि आप परेशान न हो। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया था। उसके बाद जब ये विश्वास हो गया कि वह लाश निकुंज की ही थी, तो गांव में पंचायत बैठ चुकी थी कि गांव के रिवाज के अनुसार पीयूष को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर पीयूष ने इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन समझा है, लेकिन वह लोग कहने लगे भाभी को तुम्हें अपनी पत्नी बनाना पड़ेगा, उससे शादी करनी पड़ेगी, चाहे बाद में अपनी मर्जी से शादी कर लेना। और इस तरह पीयूष के मना करने के बावजूद भी मेरी और पीयूष की शादी हो गई। शादी के बाद पीयूष मुझसे और भी ज़्यादा कतराने लगा था। हालांकि मैं उसके करीब जाने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन वह मेरे करीब ही नहीं आता था। मैं उसके सारे काम अपने हाथों से करती। एक बार मैंने उससे कहा कि मेरा क्या दोष है, तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो। वह कहने लगा मैंने ऐसे किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। मैं तो रिया से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। मुझे यह सुनकर गुस्सा आने लगा। एक बार रिया हमारे घर आई थी। वह कुछ दिन रुकने के लिए आई थी। उसके सामने मैं पीयूष से और ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करने लगती ताकि उसे पीयूष के बारे में शक हो जाए और वह उससे दूरियां बना ले और वह पीयूष को छोड़ दे। लेकिन वह लड़की ना जाने किस मिट्टी की बनी थी। पीयूष का पीछा छोड़ने का उसका कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। बल्कि एक दिन तो रिया ने हद ही कर दी। मैं पीयूष के कपड़े प्रेस कर रही थी जब वह मेरे पास आ गई। कहने लगी पीयूष के कपड़े आज के बाद मैं प्रेस किया करूँगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपको पीयूष का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों ना करूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, यह मेरा फ़र्ज है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी। कहने लगी सिर्फ नाम की पत्नी है आप उसकी, बहुत जल्द वह मुझसे शादी कर लेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आपको भी यह बात समझना चाहिए। मैं रिया की बात सुनकर बहुत परेशान सी हो गई थी। रिया अब हर समय पीयूष के पास रहने की कोशिश करती थी। मैं जब भी रिया को पीयूष के आसपास देखती तो मेरा दिल जलने लगता। वह मुझे पीयूष के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। मैंने इस बात की शिकायत अपनी सास से कर दी कि इस लड़की का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब जबकि मैं पीयूष की पत्नी बन चुकी हूँ तो यहाँ मुझे पीयूष के दिल में जगह बनाने नहीं दे रही। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगी पीयूष ने सिर्फ एक रस्म निभाई है, इस शादी के लिए वह राजी नहीं था। गांव की पंचायत की बात मानकर ही पीयूष ने तुमसे शादी की है, लेकिन उसका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया है। और तुम तो समझदार हो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। कुछ समय के बाद मैं उन दोनों की शादी कर दूंगी। वह दोनों दूसरे को पसंद करते हैं, बचपन की मोहब्बत है। दोनों की यह सुनना था कि मेरे अंदर रिया के लिए और नफरत के जज्बात उभरने लगे। मैंने पीयूष को पाने के लिए पति तक को जहर दे दिया था, तो यह लड़की क्या चीज़ है। एक रात मैं अपने कमरे से उठकर पीयूष के कमरे में चली गई। शादी के बाद भी पीयूष अपने कमरे में और मैं अलग अपने कमरे में सोती थी। पीयूष ने एक ही कमरे में सोना पसंद नहीं किया था। उसका कहना था जब मैंने इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया है तो फिर इसे निभाने का क्या मतलब है। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे शादी से पहले था। इसलिए वह अपने कमरे में ही सोता था। वह गहरी नींद सो रहा था। मैं उसके साथ जाकर लेट गई। कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं किया ताकि रिया हम दोनों को यूँ साथ लेटे देख ले। और फिर ऐसा ही हुआ। सुबह का टाइम हो चुका था। रिया पीयूष को जगाने आई थी। मुझे इस तरह से देखकर वह वहीं से पलट गई, लेकिन फिर भी वह पीयूष के साथ वैसे ही हंस बोल रही थी। मुझे अब उस लड़की की ठिठाई पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कुछ दिन बाद जानबूझकर उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी बात पर सब मुझे हैरान से देखने लगे, क्योंकि पीयूष आज तक कभी मेरे कमरे में नहीं गया था। वह हमेशा अपने अलग कमरे में ही सोता था। मैं सबसे नजर चुराने लगी और फिर अपनी बात को सच बनाने के लिए कह दिया कि रात को मैं और पीयूष एक ही कमरे में होते हैं। मेरी बात पर रिया मुझसे लड़ने लगी। फिर पीयूष से कहने लगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझे एक सौतन के साथ रखो। या तो इसे छोड़ दो या फिर मुझसे शादी करो। पीयूष ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं अवनी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। लेकिन रिया की एक ही जिद थी कि अवनी को छोड़ दो, तभी मुझे शादी करोगे। लेकिन पीयूष ने मुझे छोड़ने वाली बात पर हाँ नहीं किया। रिया गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। पीयूष एक हफ्ते तक आंसू बहा रहा था।
लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन पीयूष मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छी लगने लगी हो। आज रात को तैयार रहना, मैं तुम्हारे कमरे में खुद आऊँगा और इस बार हमारे बीच कुछ भी पर्दा नहीं रहेगा। मेरी खुशी की तो हद ना रही थी। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही थी। मैंने रात में खुद को खूब सजाया संवारा और फिर जब पीयूष मेरे कमरे में आया तो एक रुमाल से अपना मुंह छुपा रखा था। मुझसे कहने लगा, अगर मुझे यह सच बता दो उस दिन तुमने भाई के साथ क्या किया था तो मैं तुम्हें खुशी खुशी से अपना लूँगा, क्योंकि मैं उस तहखाने में अपने भाई की लाश देख चुका हूँ। मेरे ऊपर तो उस समय पीयूष की मोहब्बत का नशा चढ़ा हुआ था। मैं जल्द से जल्द पीयूष की संगत को लेना चाहती थी, उसकी खूबसूरत बाहों में समा जाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी संगत पाने की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और मैंने सब कुछ पीयूष को सच बता दिया। उस इंसान ने भी अपना रुमाल उतार दिया और उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह तो निकुंज था, मेरा पहला पति। मैंने कहा, मैंने तो आपको मार डाला था। फिर निकुंज ने मुझे बताया कि वह मरने ही वाला था। उस तहखाने का एक रास्ता बाहर की तरफ भी खुलता था। मैं वहाँ से बाहर निकल गया और नहर में जाकर गिर गया। वह नहर मुझे बहाकर दूसरे गांव ले गई। वही किसी ने मेरी जान बचाई। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं 6 महीने से बेहोश था। फिर मुझे कुछ याद भी नहीं आया। उसके बाद जब मेरी याददाश्त आई तो मैं चुपके से अपने गांव आ गया, लेकिन उस समय तक तुम्हारी शादी पीयूष से हो चुकी थी। मैंने अपने भाई पीयूष को सब कुछ बता दिया था। मेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया था। मेरी सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसलिए पीयूष ने मुझे तलाक दे दी। पूरा गांव मेरे ऊपर थू थू कर रहा था। मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया। मैं एक बार अकेली रह गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे अपनाने से मना कर दिया कि हम ऐसी लड़की से सारे रिश्ते खत्म करते हैं जिसने हमारी इज्जत की परवाह ना की। उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ससुराल वालों ने भी ठुकरा दिया और मायके वालों ने भी नहीं अपनाया। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं था। मैं थकी हारी सी किसी सहारे की तलाश में चली जा रही थी कि पीछे से आते तेज ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मैं मुंह के बल रोड पर दूर तक घसीटती चली गई थी। जब होश आया तो मेरा पूरा चेहरा पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। मुझे उठाकर किसी ने सरकारी अस्पताल में डाल दिया था और वहाँ आज 3 दिन के बाद मुझे होश आया था। मेरे चेहरे पर भयानक चोट लगी थी। धीरे धीरे मेरे जख्म भरने लगे थे और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई और जब मुझे मेरा चेहरा दिखाई गया तो मेरी एक जोरदार चीख निकली थी। मेरी चीख ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया था। मेरी वह सुंदरता जिस पर मुझे बहुत घमंड था आज जो है बदसूरती में बदल गई थी। मेरा चेहरा इतना भयानक हो गया था कि कोई भी देखकर डर जाए। मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं कहाँ जाती हूँ? अब मैं अपना चेहरा छुपाकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई हूँ। भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ। मेरी सारी खूबसूरती खत्म हो गई है। मैंने जो पाप किया था उसकी मुझे सजा भगवान ने दे दी थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ मेरे माँ बाप ने सही किया था? अगर वहाँ मेरी शादी मेरे जोड़े के लड़के के साथ करते तो शायद यह पाप मेरे हाथों नहीं होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी में दोस्त किसका था? अवनी का, जिसने बाहरी खूबसूरती को ज़्यादा महत्व दिया, इस बात को महत्व नहीं दिया कि उसका पति निकुंज उससे कितना प्यार करता है, या फिर अवनी के माँ बाप का, या फिर अवनी की सास का, जिन्होंने यहाँ बेजोड़ शादी की थी? दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।